हेलो दोस्तों, वेलकम टू ए के स्टडी नोट्स। आप सभी दोस्तों का मैं शुक्ला बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसे कि आप लोग जानते हो कि आज का आपका नया सेशन चालू हो गया, यानी बीए पार्ट 2 वाले के फर्स्ट सेमेस्टर के जो भूगोल का पेपर होगा उसमें से कितने प्रश्न, कौन से प्रश्न आएंगे, ये चीज़ें आपको देखने के लिए यहाँ आज को आपको मिलेगा। ये आपका जो मॉडल पेपर है वो आपका होगा इन्वायरमेंटल डिजास्टर मैनेजमेंट एंड क्लाइमेट चेंज, यानी कि बात करें तो पर्यावरण और मौसम से संबंधित आपके चैप्टर से आपके प्रश्न पूछे जाएंगे। तो दोस्तों देर ना करें, और जो छात्र छात्राएं भूगोल ले रखे हैं और सेकेंड ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर का पेपर देने वाले हैं, यानी कि तैयारी करने वाले हैं, पेपर आने वाला होगा, वो ज़रूर देखिए वीडियो को, क्योंकि ये सारे क्वेश्चंस किस तरीके से बनाए गए हैं और कैसे आपको पेपर में करने हैं, तो ये चीज़ें आज आपको देखने को मिलेगा। और सबसे बड़ी बात दोस्तों ये होगा कि आज के जो प्रश्न बताए जाएंगे वो आपको सबसे महत्वपूर्ण क्लास होगी और सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपके प्रश्न होंगे। तो ये सभी विश्वविद्यालयों के लिए हैं, ये न सोचे कि ये हमारे प्रश्न में, आपके पेपर में प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं। तो ये चीज़ें आपकी अहम सबसे बड़ी भूल होती है कि आप लोग इग्नोर कर देते हो कि हमारे पेपर में प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं। तो इस तरीके से आप गलती ना करें, और इसी वजह से आप लोग नंबर में पीछे हो जाते हैं। तो दोस्तों बने रहे वीडियो के अंत तक, और जिन्होंने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया ज़रूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और जो नए हमारे चैनल में आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक मिलता रहे। तो चलिए क्लास की तरफ चलते हैं, कैसे क्लास है आज की और किस तरीके से आपका मॉडल पेपर तैयार किया गया है, तो ये चीज़ें ज़रूर देखिए दोस्तों। तो आज की क्लास कुछ इस तरीके से है दोस्तों आपके। ये रहा आज का पहला आपका सबसे बड़ी बात कि बीए द्वितीय वर्ष प्रथम सेमेस्टर यानी भूगोल ज्योग्राफी प्रश्न पत्र आपका दे रखा है यहाँ पे, इन्वायरमेंटल डिजास्टर मैनेजमेंट एंड क्लाइमेट चेंज। कितना बढ़िया, खूब, और सबसे बढ़िया मॉडल पेपर सबसे आसान तरीके से आपको यहाँ पे बताया जा रहा है, और ध्यानपूर्वक ज़रूर देखिए, क्योंकि आपकी क्लासेस सेकेंड ईयर की फर्स्ट सेमेस्टर की क्लासेस शुरू हो चुकी हैं। तो सारे क्लासेस बैक टू बैक आपको मिलती रहेंगी। तो ज़्यादा देर तक आप लोग दूर न रहें और अपने सिलेबस को तैयार करते रहिए। तो इसमें आपका खंड आ में दे रखा है सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। प्रत्येक प्रश्न का आंसर आपको 50 शब्दों में लिखना है। पहले का फर्स्ट प्रश्न आपका देखा है मरुस्थलीकरण। मरुस्थलीकरण होता क्या है? सबसे बड़ी बात इसमें प्रश्न आपका आएगा मरुस्थलीकरण के बारे में लिखिए। कैसे भी क्वेश्चन हो, मरुस्थलीकरण हो गया या मरुस्थलीकरण से आप क्या समझते हैं, मरुस्थलीकरण के बारे में लिखिए। मरुस्थलीकरण का अर्थ होता है दोस्तों, इसमें लिखेंगे आप, मरुस्थलीकरण का अर्थ है कि उपजाऊ भूमि की मरुस्थली भूमि में परिवर्तित हो जाना, यानी कि उपजाऊ भूमि का मरुस्थली भूमि में परिवर्तित हो जाना, या पारिस्थितिकीविद या एवं पर्यावरणवेत्ता इसे एक क्रमिक प्रक्रिया मानते हैं जो जलवायु, प्राकृतिक वनस्पति, मृदा, जीव जंतु एवं मानवीय क्रियाओं का परिणाम है, तथा इसे मानव द्वारा पारिस्थितिकी क्रम में अवरोध माना जा सकता है। केंद्रीय शुष्क क्षेत्र शोध संस्थान के पूर्व निदेशक मान के अनुसार मरुस्थलीकरण से तात्पर्य उन सभी प्रक्रमों के सामूहिक प्रभाव से है जिसके अंतर्गत एक पारिस्थितिकी तंत्र में मूलभूत परिवर्तन आ जाता है, जिससे अमरुस्थलीय क्षेत्र मरुस्थल में परिवर्तित होने लगता है, और यह जलवायु एवं जैविक तत्व की क्रिया प्रतिक्रिया का परिणाम होता है। यह प्रक्रिया मरुस्थलीय दशाओं को सघन एवं जटिल बनाती है। फलस्वरूप सीमावर्ती क्षेत्रों में मरुस्थल जो है वो विस्तार होता चला जाता है। तो यही होता है हमारा मरुस्थलीकरण। उसके अंदर फिर आपका दूसरा क्वेश्चन आपका आता है इसमें कार्बन चक्र। कार्बन चक्र क्या है, इसमें आपको लिखना है कार्बन चक्र में, ये भी आपका पेपर बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, और ये सबसे ज़्यादा प्रश्न आपके अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं पेपर में। तो इस प्रश्न को अगर आप तैयार करेंगे तो आपके पेपर में यही सारे प्रश्न पूछे जाएंगे, क्योंकि मैंने आपकी ये चीज़ें पहले कैलकुलेट उठाया और उस सारी चीज़ में आपको देखे हैं कि कौन से प्रश्न कहाँ और क्यों पूछे जाते हैं और कैसे आते हैं। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे आपको इसीलिए बनाया गया है पेपर कि अच्छे से आप लोग तैयारी कर सकें। दूसरा आपका आता है इसमें कार्बन चक्र में लिखेंगे आप लोग दोस्तों कि कार्बन चक्र जैव भू रासायनिक चक्र है। ये क्या है? एक जैव भू रासायनिक चक्र है जिसके द्वारा कार्बन
का जीवमंडल, स्थलमंडल, जीवमंडल आप समझते हो जहाँ पे जीव की वासना होती है। स्थलमंडल मतलब होता है आपका भूमि, मृदा मंडल होता है मिट्टी, उसके बाद फिर जलमंडल को आप लोग समझते ही हो, जहाँ पे आपको जल ही मिलती है। जलमंडल और पृथ्वी की वायुमंडल के साथ विनिमय होता है और यह पृथ्वी का सबसे महत्वपूर्ण चक्रों में एक है। और जीवमंडल और उसके समस्त जीवों के साथ कार्बन के पुनर्नवीनीकरण का पुनर्प्रयोग का अनुमत करता है। तो यही हमारा होता है कार्बन चक्र। उसके बाद में फिर आपका तीसरा क्वेश्चन आता है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है पहले का, तीसरा थर्ड, यानी कि खाद्य सुरक्षा। खाद्य सुरक्षा में लिखना है आपको कि खाद्य सुरक्षा से अभिप्राय प्रत्येक नागरिक को समुचित आहार मिलने से है। कोई भी व्यक्ति सूखा व कुपोषणग्रस्त ना हो। खाद्य सुरक्षा से अभिप्राय केवल भोजन उपलब्ध कराना नहीं, बल्कि उसमें अनावश्यक पोषक तत्व, यानी कि इसमें लिखना है कि बल्कि उसमें आवश्यक पोषक तत्व, सुरक्षित पेयजल तथा स्वच्छ वातावरण उपलब्ध कराना भी है। विश्व विकास रिपोर्ट 1986 में खाद्य सुरक्षा को निम्न प्रकार से विभाजित किया गया था। खाद्य सुरक्षा से अभिप्राय एक सक्रिय एवं स्वस्थ जीवन के लिए विश्व के सभी लोगों को समय पर पर्याप्त भोजन उपलब्ध कराना होता है। उसके बाद फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है इसमें, चौथा क्वेश्चन कि पर्यावरण प्रबंधन। पर्यावरण का मतलब क्या है, पर्यावरण का प्रबंधन किस तरीके से, ये चीज़ें आप लोग समझना है। अब इसमें लिखेंगे पर्यावरण प्रबंधन पर्यावरण संकट से निकलने का एक मार्ग है, जिसमें नियोजन, विश्लेषण, मूल्यांकन द्वारा सीमित संसाधनों के विवेक सम्मत उपयोग तथा मानव की वर्तमान प्राथमिकताओं में परिवर्तन आदि पक्ष सम्मिलित है, जिसमें कि पर्यावरण घटकों की उपयोगिता बनी रहे। पर्यावरण संकट से संबंधित विभिन्न समस्याएं प्राकृतिक पर्यावरण के अविवेकपूर्ण दोहन से उत्पन्न हुई है। अब पर्यावरण प्रबंधन से तात्पर्य पर्यावरण के उचित उपयोगों तथा संरक्षण के उपायों से है, ताकि यह जीव जगत के अधिक हित में हो या न्यूनतम प्रदूषण उत्पन्न करे, जिसमें पारिस्थितिकी तंत्र का संतुलन बना रहे। फिर आपका चौथा क्वेश्चन, यानी कि चौथा क्वेश्चन हो ही गया। पांचवा क्वेश्चन में आपका ओजोन क्षण। ओजोन क्षण क्या होता है? ओजोन क्षण में आप लिखेंगे दोस्तों, इसमें आपका है कि ओजोन क्षण, यानी कि ओजोन क्षण का मतलब होता है अवक्षय। अवक्षय का वर्णन 1970 के दशक में आया। पृथ्वी के समताप मंडल में ओजोन का कुल मात्रा में प्रति दशक लगभग 4% की कमी आ रही है, जिस कारण पृथ्वी की ध्रुवीय क्षेत्रों के ऊपर समताप मंडल में ओजोन छिद्र की घटना सामने आ रही है। इसका मूल कारण ब्रोमीन, परमाणु क्लोरीन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन व फ्रेयान ओजोन क्षण से सूर्य से आने वाले हानिकारक पराबैंगनी किरणें जीवों व वनस्पतियों को हानि पहुंचाती हैं। ओजोन लेयर ही इस हानिकारक किरण को पृथ्वी पर आने से रोकती है और इस कारण ओजोन परत का संरक्षण आवश्यक है। फिर आपका आता है भूमंडलीय तापमान, यानी कि भूमंडलीय तापन। अब आपका भूमंडलीय तापन में लिखना है कि भूमंडलीय तापन से अभिप्राय भूमंडल पर बढ़ते तापक्रम से है। भूमंडलीय उष्णता आज विश्व के महत्वपूर्ण समस्या बन गई है। भूमंडलीय उष्णता के कारण संपूर्ण पृथ्वी की जलवायु में परिवर्तन हो रहे हैं। क्योटो संधि के अंतर्गत 6 हरित गैस, जैसे आपका आता है सी, यानी कि GHG3 ऐसी पहचानी गई है, जो मुख्यतः आपके भूमंडलीय उष्णता के लिए उत्तरदायी है। ये गैसें निम्नलिखित हैं। पहला तो इसमें आपका आएगा, पहला आएगा कार्बन डाइऑक्साइड, दूसरा आपका आता है मेथेन, जिसे हम लोग कहते हैं CH4, फिर नाइट्रस ऑक्साइड यानी कि N2O आपका 3 हो गया। फिर आपका चौथा हाइड्रोक्लोरोकार्बन HCl, जिसे हम लोग बोलते हैं। उसके बाद फिर पाँचवा आपका आता है इसमें पाँचवा आपका आता है इसमें
कि परफ्लोरोकार्बन, और छठा आपका आता है सल्फर हेक्साफ्लोराइड। यानी कि इनके अलावा 25 अन्य गैसें भी पहचानी गई है जो GHG3 है तथा भूमंडलीय उष्णता में सहायक है। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है जल प्रदूषण। जल प्रदूषण में आपका नहीं, इसका फिर आपका सातवां आता है भूस्खलन। भूस्खलन में आपको लिखना है इसमें आपका कि भूस्खलन एक भूवैज्ञानिक घटना है। ये आपके क्लाइमेट से आपका क्वेश्चन पूछा गया है, यानी कि क्लाइमेट से यानी मौसम विज्ञान से, कि भूस्खलन एक भूवैज्ञानिक घटना है जो धरातलीय हलचलों जैसे पत्थर खिसकना या गिरना, पथरीली मिट्टी का बहाव इत्यादि इसके अंतर्गत आते हैं। भूस्खलन कई प्रकार के हो सकते हैं और इसमें चट्टान के छोटे छोटे पत्थरों को गिरने से लेकर बहुत अधिक मात्रा में चट्टाने के टुकड़ों और मिट्टी का बहाव शामिल हो सकता है तथा इसका विस्तार कई किलोमीटर की दूरी तक हो सकता है। मानव गतिविधियों जैसे कि पेड़ों और वनस्पतियों के हटने, सड़क के किनारे खड़ी चट्टानों के काटने या पानी की पाइपों में रिसाव या पहाड़ी क्षेत्रों में निर्वनीकरण तथा भारी बारिश से भूस्खलन हो सकता है। तो ये आपका आता है भूस्खलन। उसका फिर आपका जल प्रदूषण। जल प्रदूषण आप लोग समझते हो कि जल प्रदूषण का मतलब क्या होता है, जल का प्रदूषण किस चीज़ों से बढ़ता है। तो इस तरीके से आपके क्वेश्चंस आपके पेपर में पूछे जाएंगे। अब इसमें आपको जल प्रदूषण में लिखना है कि जल में प्रदूषकों की इतनी अधिक मात्रा में समावेश की है कि वह जल का सहन क्षमता अधिक हो और प्राणी मात्र के लिए हानिकारक हो जाए, उसे हम जल प्रदूषण कहते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार, यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, जिसे हम WTO बोलते हैं, जब प्राकृतिक या अन्य स्रोतों से बाह्य पदार्थ यानी जल में मिल जाते हैं तो जिनका दुष्प्रभाव जीवों के स्वास्थ्य पर पड़ता है। जल में विषाक्तता आ जाती है, जल के सामान्य ऑक्सीजन स्तर में गिरावट आती है, जल जनित महामारियाँ फैलती हैं तथा अन्य दुष्प्रभाव पड़ते हैं, तो उसे हम जल प्रदूषण कहते हैं। अमेरिकी जन स्वास्थ्य सेवा के अनुसार जल में किसी भी प्रकार के अवांछित पदार्थ की उपस्थिति जिसके कारण जल विशेषताओं में कमी होकर घातक प्रभाव हो या जल की उपयोगिता में कमी आती हो, तो इसे हम कहते हैं जल प्रदूषण। उसका फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है 9वां क्वेश्चन सांस्कृतिक पर्यावरण। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन आपका ये भी है। सांस्कृतिक पर्यावरण में आपको लिखना है कि भौतिक कारकों में परिवर्तन, संशोधन अथवा परिष्करण करके मानव सांस्कृतिक पर्यावरण का निर्माण करता है। यानी कि जो भौतिक कारकों का जो परिवर्तन है उसमें हम संशोधन और उसका जो परिष्करण करके मानव संस्कृति से ही पर्यावरण का निर्माण होता है। और आज भूमंडल का अधिकांश भाग सांस्कृतिक पर्यावरण के रूप में परिवर्तित होने जा रहा है, क्योंकि मानव अपनी प्रौद्योगिकी एवं तकनीकी ज्ञान के आधार पर लगभग सब जगह पहुंच चुका है अथवा अपनी उपस्थिति का छाप भी छोड़ दिया है उन्होंने। भौतिक वातावरण की भांति सांस्कृतिक पर्यावरण के भी 3 अंग, यानी कि सांस्कृतिक वातावरण की शक्तियाँ, प्रक्रियाएं एवं सांस्कृतिक वातावरण के तत्व हैं। तो इस तरीके से आपका सांस्कृतिक पर्यावरण होता है। उसके बाद फिर आपका आता है भूमि अवनयन, यानी कि 10वां क्वेश्चन आपका आता है सेक्शन ए का सबसे लास्ट क्वेश्चन और सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। ये आपका सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछा जाता है आपके पेपर में। इसमें आपको लिखना है भूमि अवनयन में आपका आएगा कि भूमि अवनयन वह प्रक्रिया है जिसमें भूमि खेती के अयोग्य बनती है। जैसे पहला तो आपका आएगा खनन के उपरांत खदानों वाले स्थानों की गहराई खाइयों और मलबे के साथ खुला छोड़ दिया जाता है और खनन के कारण झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उड़ीसा जैसे राज्यों में वनोन्मूलन से भूमि निम्नीकरण हुआ है। फिर दूसरा आपका है खनिज प्रक्रियाएं। जैसे खनिज प्रक्रियाएं में कि सीमेंट उद्योग में चूना पत्थर को पसीना और आज मृदा बर्तन का उपयोग चूने और सेलखड़ी के प्रयोग से अधिक मात्रा में वायुमंडल में धूल विसर्जित होती हैं। दूसरा कहता है
कि अति पशुचारण यानी कि गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में अति पशुचारण भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण है। फिर आपका तीसरा जलक्रांतता। जलक्रांतता में लिखना है आपको कि पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में अधिक सिंचाई भूमि निम्नीकरण के लिए उत्तरदायी है। अति सिंचन में उत्पन्न जलक्रांतता भी भूमि निम्नीकरण के लिए उत्तरदायी है, जिसमें मृदा की लवणीयता और क्षारीयता बढ़ जाती है। चौथा आपका आ जाएगा इसमें कि औद्योगिकरण, क्योंकि पिछले कुछ वर्षों से देश के विभिन्न भागों में औद्योगिक जल निकास से बाहर आने वाला अपशिष्ट पदार्थ भूमि और जल प्रदूषण का मुख्य स्रोत है। तो ये आपका आता है भूमि अवनयन के अंतर्गत। तो इस वजह से इस तरीके से आपका मैं आपको सेक्शन ए के सारे क्वेश्चन बता दिया। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लग रही हो तो ज़रूर लाइक करें और एक दूसरे को वीडियो ज़रूर शेयर करते रहे, क्योंकि इसमें आपको एक एक क्वेश्चन सारा पॉइंट टू पॉइंट बताया जा रहा है। अब उसके अंदर फिर खंड बा, यानी इसमें आपको केवल 5 प्रश्न करने हैं, जिसमें से आपको केवल 200 शब्दों में आपको आंसर देने हैं। पहला क्वेश्चन आपका आता है इसमें कि पर्यावरण से आप क्या समझते हैं, इसके कारणों को बताइए। अब इसमें लिखेंगे पर्यावरण अवनयन, हेडिंग डालेंगे पर्यावरण अवनयन। पर्यावरण की रचना में भौतिक तथा जैवीय तत्व समूहों का सम्मिलित योगदान है। पर्यावरण तंत्र का कार्यान्वयन एक नियंत्रण पर्यावरण की भौतिक व जैविकीय प्रक्रियाओं द्वारा होता है। सामान्यतः यह पर्यावरण में कोई परिवर्तन होता है तो पर्यावरण के किसी अन्य संगठक स्वतः परिवर्तन होता है, जिसमें पर्यावरण से होने वाले परिवर्तन की क्षतिपूर्ति हो जाती है। तो पर्यावरण में स्वतः नियंत्रित होने वाली उक्त प्रक्रिया समस्थैतिक प्रक्रिया कहलाती है। तो ये आपका आता है पर्यावरण अवनयन। और मानव द्वारा भौतिक पर्यावरण में किए गए इस प्रकार परिवर्तनों को पर्यावरण अवनयन या पर्यावरण अवक्रमण कहा जाता है। पर्यावरण अवनयन के कारण लिखेंगे आप, इसमें पहला लिखेंगे आप औद्योगिकरण। औद्योगिकरण में लिखना होगा कि कारखानों से निकलने वाली प्रदूषित गैसों तथा दूषित जल से वायु प्रदूषण या जल प्रदूषण बढ़ा है। यह समस्या तीव्र औद्योगिकरण एवं नगरीकरण का परिणाम है और यह समस्या केवल विकसित देशों व औद्योगिक देशों तक सीमित नहीं है। औद्योगिक प्रगति की ओर अग्रसर नए देशों में की समस्याएं उग्र रूप से प्रकट हो रही हैं। उसके बाद फिर आपका दूसरा था निर्धनता, व्यवहार, वातावरण ह्रास एवं दुष्चक्र। इसमें आपको लिखना है कि वातावरण ह्रास आर्थिक विकास के चलते तथा निर्धनता के कारण होता है। निर्धन देशों में सबसे विकट समस्या लोगों को भरपूर भोजन, वस्त्र, आवास प्रदान करने तथा अनेक मौलिक आवश्यकताओं जैसे शिक्षा एवं स्वास्थ्य की पूर्ति करने की होती है। खाद्य पदार्थों के उत्पन्न में वृद्धि पर बल दिया जा रहा है। यह निम्न रूप से 2 प्रकार होगा। पहला तो आपका आएगा इसमें फर्स्ट नंबर की कृषि क्षेत्र में वृद्धि तथा दूसरा कृषि गहनता में वृद्धि। उसके बाद में फिर आपका आता है इसके में आपका तीव्र जनसंख्या वृद्धि, गहन भूमि उपयोग, अनुपयुक्त भूमि उपयोग, मौलिक पोषक पदार्थों की अपेक्षा, वनों का जलाना, झाड़ियों व वनस्पतियों का ह्रास, वनस्पति आवरण से विनाश, जल प्लावित मिट्टी। उसके बाद में फिर अत्यधिक पशुचारण हो गया, मिट्टी की अपरदन तथा भूमि की कठोरता, बाढ़ एवं सूखा का प्रकोप, देह उसका जल बजट का असंतुलन, वन विनाश। तो ये सारे होते हैं आपके कारण। अब उसके अंदर फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है कि मृदा अपरदन के कारणों को लिखिए। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन ये भी आपका है, सेकंड नंबर। अब आपका आता है मृदा अपरदन के कारण। इसमें आपका कि प्रकृति की शक्तियों द्वारा मृदा का इतनी तेज़ी से निष्कासित किया जाना कि विभिन्न मृदा चरक प्रक्रियाएं इसकी पूर्ति न कर पाए, मृदा अपरदन कहलाता है। यानी कि जो प्रकृति की शक्ति है द्वारा जो प्रकृति की शक्ति की इतनी तेज़ी से जो निष्कासित किया जा रहा है, उसका जो प्रक्रिया है उसकी पूर्ति नहीं कर पाती है, तो इसी को हम मृदा अपरदन कहते हैं। सरल शब्दों में कि मृदा अपरदन का तात्पर्य जल एवं वायु द्वारा मृदा के विनाश और क्षरण से होता है। मृदा की 1 सेंटीमीटर परत जो 200 से 300 वर्षों के लंबे समय में बनती है और वह भारी वर्षा या धूल के द्वारा, तूफान द्वारा
कुछ ही दिनों में नष्ट कर दी जाती है और इसी प्रकार मृदा की तीव्र गति से विनाश हो जाता है। अब इसमें आपका पहला आता है जल द्वारा मृदा अपरदन। जल द्वारा मृदा अपरदन जल द्वारा मृदा अपरदन सर्वाधिक विनाशकारी एवं विस्तृत होता है और यह मुख्यतः ढालू तथा मानव द्वारा भूमि के अनुचित प्रयोग से होता है। दूसरा का परत अपरदन, जहाँ वनस्पति आवरण नहीं होता है वहाँ की मृदा परतों के रूप में क्षयित हो जाती है और ढलवा भूमि पर यह समतल भूमि की अपेक्षा अधिक तीव्रता से होती है। फिर आपका आता है क्षुद्र सरिता अपरदन। यह अपरदन बसंत ऋतु में बर्फ के पिघलने पर तथा ग्रीष्म ऋतु में भारी वर्षा के बाद क्षुद्र या छोटी छोटी सरिताओं द्वारा किया जाता है। प्रतिवर्ष लाखों टन मृदा बर्फ के पिघलने और वर्षों के बाद में खेतों में बहा दी जाती है। इस मृदा में बहुत सी जीव जनित अथवा पोषक तत्व जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम आदि होते हैं। फिर आपका आता है अवनलिका अपरदन। अवनलिका अपरदन में आपका आता है कि यदि मृदा के क्षुद्र सरिता अपरदन को नहीं रोका जाता तो वह मृदा नीचे की स्थिति में कठोर शैलों तक पहुंचता है। यदि तब भी इसको प्रतिबंधित न किया जाए तो छोटी प्रवकाएँ गहरी हो जाती हैं। फिर आपका आता है दूसरा कि वायु मृदा अपरदन। वायु मृदा अपरदन खुली शुष्क के विकसित या कम संगठित मृदा वाले क्षेत्रों में अधिक होता है। वायु अपरदन में सामान्यतः वायु सतह से छोटे छोटे कणों जिनका व्यास 1 मिलीमीटर से भी कम होता है यानी इसे हटा दिया जाता है। जब वायु तेजी के साथ बहती है तो ये कण केवल क्षेत्र की सतह पर ही नहीं लुढ़कती बल्कि वायुमंडल में 3 से 4 मीटर तक उड़ा दिया जाता है। फिर तीसरा आपका आता है कि भूमिस्खलन एवं पंक एवं प्रस्तर प्रभाव, यानी कि पर्वतीय क्षेत्रों में भूस्खलन होता है जिसमें एक पंख और पत्थर बड़ी तीव्र गति से गिरते हैं। इनका प्रारंभ छोटी पर्वतीय धाराओं के रूप में होती है जिनमें झागदार जल, पंख तथा प्रस्तर होते हैं। ये तेजी से नीचे के मृत्यु एवं संपूर्ण नगरों की उपजाऊ भूमि की नष्ट कर देते हैं और उस क्षेत्र को पंख बृहद राशि में परिवर्तित कर देते हैं। उसके बाद चौथा आपका क्वेश्चन आता है कि जैव विविधता के संरक्षण के क्या उपाय हैं। अब इसमें आपका है जैव विविधता। संयुक्त राज्य अमेरिका में 1987 में प्रौद्योगिकी मूल्यांकन कार्यालय में जैव विविधता को परिभाषित करते हुए कहा है कि जैव विविधता का तात्पर्य जीव जंतुओं में पाई जाने वाली विभिन्नता, विषमता और परिस्थिति की जटिलता से है। वास्तव में बायोडाइवर्सिटी शब्द सर्वप्रथम 1985 में रचा गया था। बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी का संक्षिप्त रूप है। 1992 में रियो शिखर सम्मेलन के बाद यह शब्द अत्यधिक प्रचलित हुआ और यदि गहनता से देखा जाए तो जैव विविधता का आकलन पृथ्वी की स्वास्थ्य का आकलन है। अब आपका था जैव विविधता संरक्षण की विधियाँ। जैव विविधता 2 प्रकार से संरक्षित किया जा सकता है। एक तरीका है जो स्वस्थान संरक्षण और दूसरा होता है स्वस्थानेतर संरक्षण। 10 वर्ष पूर्व तक जैव विविधता संरक्षण जीन, जाति व आवास के संरक्षण तक सीमित था, लेकिन जब संरक्षण में एक नए ढांचे का आविर्भाव हुआ जो जैव विविधता के संरक्षण, अध्ययन और संपोषणीय उपयोगों पर आधारित है। पहला तो होगा समेकित सुरक्षित इलाका तंत्र। सुरक्षित इलाकों को जैव भौगोलिक भागों को प्रतिनिधित्व करना चाहिए। इनमें दुर्बल पारिस्थितिकी तंत्र, उच्च जाति विविधता व उच्च देशजता वाले इलाकों के लिए अपेक्षाकृत ज़्यादा प्रतिनिधित्व का प्रावधान होना चाहिए। जैव विविधता में समृद्ध क्षेत्र जहाँ वनस्पति और जंतुओं को अपेक्षाकृत अधिक खतरा आवश्यक किया जाना चाहिए। दूसरा सुरक्षित इलाके। प्रभावी संरक्षण के लिए सुरक्षित इलाकों जैसे राष्ट्रीय उद्यान, अन्य वन्यजीव अभ्यारण्य को अभिसूचित आवश्यक की जानी चाहिए। उसके बाद में फिर आपका आता है नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है 5वां नंबर कि भूमंडलीय तापन और जलवायु परिवर्तन पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन ये भी आपका। अब इसमें आप लिखेंगे कि भूमंडलीय उष्णता आज विश्व का महत्वपूर्ण समस्या बन गई है।
भूमंडलीय उष्णता के कारण संपूर्ण पृथ्वी की जलवायु परिवर्तन हो रहे हैं। क्योटो संधि के अंतर्गत 6 हरित गृह जैसे CHG3 यानी कि GHG3 ऐसी पहचानी गई है जो मुख्यतः भूमंडलीय उष्णता के लिए उत्तरदायी है। पहला कार्बन डाइऑक्साइड, दूसरा मीथेन, तीसरा आपका आता है नाइट्रस ऑक्साइड, चौथा हाइड्रोक्लोरोकार्बन, पांचवा सल्फ्लोरोकार्बन और छठा आपका है सल्फर हाइड्रोफ्लोराइड। इसमें अभिप्राय यह नहीं है कि अन्य गैसें हानिकारक हैं। ऐसी 25 गैसें और पहचानी गई हैं जो GHG3 के अंतर्गत आता है। भूमंडलीय उष्णता में सहायक है, किंतु इनकी उत्सर्जन उपयुक्त 6 गैसों की तुलना में अत्यधिक कम है। भूमंडलीय उष्णता का दुष्परिणाम। इसमें आपका था पहला तो आता है इसमें आपका कि वर्ष 2002 में सर्वाधिक गर्म वर्ष रहा। नासा के रिपोर्ट के अनुसार 67 और 2003 तक 2002 दूसरा सर्वाधिक गर्म वर्ष रहा है। पहला वर्ष 1998 जो 98 था और 80 में अब तक 15 सर्वाधिक वर्ष गर्म वर्ष रिकॉर्ड किए जा चुके हैं। दूसरा कहता है विशाल हिम पिघलाव, यानी कि विशाल हिम पिघलाव कैसे होता है। भूमंडलीय उष्णता हिमानियों तथा हिमखंडों को प्रभावित कर रही है। 2001 में ग्रीनलैंड की सतह की बर्फ़ अन्य वर्षों की तुलना में अधिक मिलती है। नासा के वैज्ञानिक चेतावनी दी है कि यदि आर्कटिक प्रदेशों में हिमानियाँ वर्तमान दर से पिघलती रही तो 2099 तक संपूर्ण बर्फ़ पिघल जाएगी। उसके बाद जैव विविधता की हानि आती है। उसके बाद फिर चौथा आपका आता है कि जलवायु परिवर्तन के कारण अब और अधिक गहन व भारी वर्षा होने का संदेह जताया जा रहा है। 2002 की यूरोप बाढ़ में अनेक लोगों की मृत्यु हुई और 16 बिलियन पाउंड की संपत्ति का नुकसान हुआ। 2003 में फ्रांस में तीक्ष्ण हवाओं के चलने से 14,000 व्यक्तियों की मृत्यु हो गई, जबकि यूरोप में जनसंख्या बढ़कर 30,000 तक हो गई थी। अब आपका आता है जलवायु परिवर्तन। जलवायु परिवर्तन आपका आता है कि भूमंडलीय उष्णता एवं जलवायु परिवर्तन दोनों अंतर संबंध प्रक्रियाएं हैं। तापमान जलवायु का एक महत्वपूर्ण कारक है। किसी स्थान की औसत मौसमी दशाओं का जलवायु कहते हैं। जब इन औसत मौसमी दशाओं जैसे तापमान, वर्षा, आर्द्रता, दाब आदि में परिवर्तन हो जाता है तो उसे हम जलवायु परिवर्तन कहते हैं। पृथ्वी के भूगर्भिक इतिहासों के अध्ययन से यह प्रमाणित हो चुका है कि पृथ्वी पर आरंभ से जलवायु परिवर्तन हो रहे हैं। यहाँ वर्तमान में मरुस्थलीय प्रदेश हैं, वहाँ प्राचीन काल में हरे भरे खेत लहराते थे। इसी प्रकार आज यहाँ स्थलीय भाग हैं, वहाँ पहले जलीय भाग थे। सन 1640 में वायुदाबी तथा थर्मामीटर एवं 1676 में वर्षा मापी के आविष्कार के बाद जलवायु में व्यवस्थित अध्ययन किया जाने लगा है। वर्तमान में पृथ्वी की जलवायु के निम्नलिखित प्रकार में परिवर्तन हो रहे हैं। पहला तो आपका आएगा इसमें कि पृथ्वी की औसत तापमान में वृद्धि रही। कुछ वैज्ञानिकों का अनुमान है कि सन 2050 तक पृथ्वी का जो तापमान है 1.5 से लेकर 4.5 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ जाएगा। दूसरा, पृथ्वी पर वर्षा की मात्रा एवं क्षेत्रीय वितरण में परिवर्तन हो रहा है। तीसरा पता है कि हिमनदों की जो बर्फ़ है वो पिघल रही है, फलस्वरूप वे पीछे की ओर सिकुड़ रहे हैं। चौथा, समुद्रों के जल स्तर में वृद्धि हो रही है। इसके परिणाम स्वरूप समुद्र तटीय भागों में जल का विस्तार हो रहा है और मालदीव के 200 निर्जन द्वीपों में 1/3 इस खतरे के चपेट में रही है। फिर छठा आता है कि भारत में निर्वनीकरण के कारणों की क्या विशेषताएं हैं। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन ये भी आपका है। अब इसमें लिखेंगे कि वन विनाश मानव की विकास यात्रा का परिणाम है। वैसे यदा कदा प्राकृतिक कारण या वनार्गन में भी इन्हें नष्ट हो सकती हैं, किंतु यह इतनी हानिकारक नहीं है जितना कि मानव द्वारा विनाश। वन विनाश में प्रमुख कारण निम्नलिखित है। पहला तो आपका आता है हेडिंग डालेंगे पहला कि वन भूमि की कृषि भूमि में परिवर्तन। विश्व में जो परिवर्तन वर्तमान में कृषि क्षेत्र नज़र आता है उसे अधिकतर वनों को साफ करके प्राप्त किया गया है। यह आवश्यक भी था क्योंकि बढ़ती जनसंख्या की भोजन
आवश्यकता है। इतना ही नहीं, शीतोष्णकटिबंधीय घास के क्षेत्रों में घासों एवं वृक्षों को साफ करके उन्हें बृहद कृषि प्रदेशों में बदलने का कार्य बहुत पहले ही पूरा हो चुका है। रूप सागरीय जलवायु क्षेत्रों में वनों को बड़े पैमाने पर साफ करके उन्हें उद्यान कृषि भूमि में बदला गया है। फिर आपका आता है नेक्स्ट, स्थानांतरी एवं झूमिंग कृषि। झूमिंग कृषि किसे कहते हैं, ये आपका बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक रहेगा, क्योंकि ये आपके प्रश्न कंपटीशन लेवल पे पूछा गया है। झूमिंग कृषि दक्षिणी एवं दक्षिणी पूर्वी एशिया की पहाड़ी क्षेत्रों में वनों के क्षय एवं विनाश का एक प्रमुख कारण रहा। कृषि में इस प्रथा में पहाड़ी ढालों पर वनों को जलाकर भूमि को साफ किया जाता था तथा उस भूमि पर कुछ वर्षों तक खेती की जाती थी। तीसरा आपका आता है इसमें कि वनों को चारागाह में परिवर्तन। विश्व के रूप में सागरीय वायु वाले क्षेत्रों में शीतोष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में विशेषकर उत्तरी एवं दक्षिणी अमेरिका तथा अफ्रीका में डेयरी फार्मिंग को विस्तार एवं विकास के लिए वनों को व्यापक स्तर पर पशुओं के लिए चारागाह में बदल दिया गया है। फिर चौथा आता है अतिचारण। अतिचारण में आपका आता है कि उष्ण तथा उपोष्णकटिबंधीय एवं शुष्क तथा अर्धशुष्क प्रदेशों के सामान्य घनत्व वाले वनों में पशुओं को चराने से वनों का क्षय हुआ है और तथा वह भी रहा है, ज्ञात है कि इन क्षेत्रों में विकासशील एवं अविकसित देशों में दुधारू पशुओं की संख्या तो बहुत कम अधिक है और परंतु इनकी जो उत्पादकता है वो बहुत कम है। अधिकतर देशों में भेड़ों और बड़े बड़े झुंडों ने तो घासों को पूर्णतः सफाया कर डाला। 5वां नंबर, इसमें आपका आता है कि निर्माण कार्यों के लिए वनों का विनाश। फिर आपका आता है 6वां नंबर कि वनों में लगने वाली आग। 7वां नंबर, लकड़ी ईंधन एवं अन्य उपयोग के लिए वनों का विनाश। 8वां नंबर आपका आता है इसमें खनिज के खनन हेतु वनों का विनाश। और 9वां आपका आता है बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना के कार्यान्वयन के समय विस्तृत वन क्षेत्र का क्षय होता है। उसका फिर 7वां नंबर आपका आता है हरित गृह प्रभाव से क्या तात्पर्य है, यानी कि हरित गृह प्रभाव को स्पष्ट कीजिए। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन। अब आपका ग्रीन हाउस प्रभाव में लिखना है हरित गृह प्रभाव में कि ग्रीन हाउस का आशय है कि हरित घर यानी शीतोष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में ग्रीन हाउस मानव द्वारा निर्मित एक ऐसा पौधा घर है जो ऐसे कांच में पारदर्शी प्लास्टिक से निर्मित होता है जिसमें सूर्य की किरणें प्रवेश तो कर जाती हैं, लेकिन इस पौधों को परावर्तन रोधी दीवारों के कारण सूर्य की किरणें वापस नहीं लौट पाती हैं। परिणाम स्वरूप पौधा घर व हरित घर का तापमान बाह्य वातावरण के तापमान से अधिक होता है। ठंडे प्रदेशों में स्थिर हरित घरों में अधिक तापमान में उगाई जाने वाली फसलों व सब्जियों का सफलतापूर्वक उत्पन्न किया जाता है। उसमें फिर ग्रीन हाउस के प्रभाव के कारण, इसमें आपका आता है कि ग्रीन हाउस प्रभाव उत्पन्न करने वाले निम्न 3 कारण उल्लेखनीय है। पहला आपका आता है इसमें कि वर्तमान समय में उद्योगों एवं घरों में प्रतिवर्ष लगभग 50 अरब मीटर टन जीवाश्म ईंधन जिसमें पेट्रोलियम और कोयला प्रमुख जलाए जा रहे हैं, जिसमें वायुमंडल में 2% 1000 मीटर टन कार्बन डाइऑक्साइड गैस छोड़ दी जाती है। इसी उत्सर्जित कार्बन डाइऑक्साइड लगभग 50% भाग वनस्पति एवं सागरीय भागों में अपेक्षित कर जाता है। सन 1900 से 2000 के 100 वर्षों के वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की गैस प्रतिशत लगभग 31% वृद्धि होने का अनुमान है। 1900 में उन वायुमंडल के प्रति 10 लाख भागों में 290 भाग कार्बन डाइऑक्साइड के थे, जो सन 2000 में बढ़ाकर 380 तक पहुंच गए। फिर दूसरा था कि वन विनाश तथा ग्रीन हाउस प्रभाव में घनिष्ठ संबंध है। वर्तमान समय में प्रतिवर्ष लगभग 2 करोड़ वर्ग मीटर है, यानी कि 2 करोड़ वर्ग मीटर है। भूमि में वनों को सफाया मानव द्वारा कर दिया जाता है। वनों के काटने में वायुमंडल कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में उग्र 2 प्रकार की वृद्धि होती है। पहला, वनों के काटने से पौधों को प्रकाश संश्लेषण की क्रिया
में कमी आती है। प्रकाश में संश्लेषण क्रिया द्वारा विश्व के समस्त पौधों को द्वारा लगभग 100 अरब मीटर टन वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड प्रतिवर्ष अवशोषित कर लेती है। और क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस का उत्सर्जन यहाँ रेफ्रिजरेटर, प्रशीतक, कारको, फोम, प्लास्टिक तथा एरोसोल कंटेनर के निर्माण से बढ़ रहा है। यही मीथेन गैस का उत्सर्जन प्रमुख रूप से जीवाश्म ईंधन को जलाने से होता है और उष्णकटिबंधीय वनों में झूमिंग कृषि के अंतर्गत वनों की जलाने से बड़ी मात्रा में मीथेन गैस का प्रतिवर्ष उत्सर्जन हो रहा है। वैज्ञानिकों का मानना है कि सन 2030 तक पृथ्वी पर ग्रीन हाउस प्रभाव उत्पन्न करने वाली गैसों में मीथेन का महत्व भी कार्बन डाइऑक्साइड के समकक्ष हो जाएगा। तो इस तरीके से आपका 7वां नंबर भी कंप्लीट हुआ। उसके बाद में फिर आपका था सेक्शन सी, यानी कि सेक्शन बी का मैंने आपको एक एक करके सारे क्वेश्चंस बता दिए हैं। 7वां क्वेश्चन आपका यानी कि सेक्शन सी में, इसमें आपको केवल 500 प्रश्न 500 शब्दों में लिखना है। एक प्रत्येक प्रश्न का आंसर केवल 2 प्रश्न करने अनिवार्य हैं इसमें आपका। 8वां क्वेश्चन है कि खाद्य सुरक्षा से क्या तात्पर्य है। खाद्य सुरक्षा के लिए किए गए प्रयासों का वर्णन करें। 9वां क्वेश्चन आपका था कि श्रम विकास के विभिन्न सिद्धांतों को स्पष्ट कीजिए। 10वां क्वेश्चन है कि वायु प्रदूषण के कारण एवं परिणामों का कारण बताइए या परिणाम बताइए। 11वां नंबर आपका आता है कि पारिस्थितिकी तंत्र से आप क्या समझते हैं, इसके विभिन्न घटकों को वर्णन करें। तो ये आपके 4 क्वेश्चंस आपको अलग से बताने का पूरा प्रयास करेंगे, जो कि आपका सेक्शन सी से होता है। सेक्शन सी में आपके सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं और सबसे बड़ा क्वेश्चन, क्योंकि आपको थोड़ा समझने में प्रॉब्लम आती है, तो इस वजह से अलग वीडियो में बना के आपको छोड़ दूंगा। कुछ प्रश्न आपको पहले ही बता चुका हूँ, ठोस अपशिष्ट का और खाद्य पदार्थ जैसे प्रश्न। तो इस तरीके से आप लोग ज़रूर वीडियो को देखते रहिए। अगली वीडियो में आपको ज़रूर उपस्थित होऊंगा। और ये आज का टॉपिक था आपका भूगोल यानी कि ज्योग्राफी का। इसमें आपका इन्वायरमेंटल क्लाइमेट चेंज यानी कि मौसम की जो मौसम चेंज होता है किस तरीके से होता है, इसके पर्यावरण किस तरीके से हैं, तो ये किस पर्यावरण से मौसम चेंज होता है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे आपको जानकारी प्राप्त होती है। तो इस तरीके से मैं अगली वीडियो में ज़रूर उपस्थित होऊंगा दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों।